हेलो दोस्तों। डॉक्टर डिटेक्टिव एनिमे के एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है। तभी फिर वो अपनी आंखें खोलता है और उसे एक एंजल की परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और डॉक्टर कुमा तकाओ के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। लास्ट वीक से कुछ बच्चे रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ने लगे हैं और वो भी उनके डिस्चार्ज होने से जस्ट पहले। पहला बच्चा कात्सुजी जो 10 साल का है, वो रिकवरी के बाद घर जाने ही वाला था, लेकिन उससे जस्ट पहले उसकी तबीयत खराब हो गई। दूसरा बच्चा साकुता जो 11 साल का है, वो भी ऐसे ही ठीक होने के बाद अचानक से बीमार हो गया। और तीसरा बच्चा आत्सुसी जिसे हम लास्ट वीकेंड ही डिस्चार्ज करने वाले थे, वो भी अचानक से आधी रात को दर्द से चिल्लाने लगा। फिर कुमा ताकाओ को उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं, लेकिन इस पर वो मना कर देती है। तो कोटोरी भी थोड़ा शॉक हो जाता है कि अचानक से इसे क्या हो गया। फिर कुमा कहते हैं कि एक और बात है, पेडिएट्रिक वार्ड में एक एंजल को देखा गया है। कुछ दिन पहले एक बच्चे ने लेट नाइट को किसी एंजल को देखा। अब ये बात कोतोरी को भी काफी अजीब लगती है और वो पूछता है कि उसे कैसे पता कि वो एक एंजल ही थी। तो कुमा बताते हैं कि उस बच्चे ने बताया कि वो फिगर उसके पिक्चर बुक के एंजल से मैच कर रही थी। इस पर कोतोरी कहता है कि वो बच्चा उसे देखने में मिस्टेक भी तो कर सकता है। तो कुमा बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक नर्स ने भी उस रूम में एंजल की परछाई देखी थी। और तो और वो तीनों बच्चे भी इस एंजल के दिखने के बाद से ही बीमार हो रहे हैं। फिर कुमा ताकाओ से कहते हैं कि वो पिक्चर बुक वाला बच्चा आज हॉस्पिटल में नहीं है, तो कम से कम वो बाकी 3 बच्चों को एग्जामिन करे। तो ताकाओ को ना चाहते हुए भी इसके लिए मानना ही पड़ता है। और हम देखते हैं कि ताकाओ का मूड आज काफी ऑफ है और वो इस केस में भी इंटरेस्टेड दिखाई नहीं देती है, जो बात कोतोरी को बहुत अजीब लग रही होती है। फिर मई उन्हें बताती है कि वो बच्चे रूम नंबर 703 में है, लेकिन वो बच्चे काफी शरारती हैं और छोटे बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, साथ ही उनकी चीजें भी छुपा देते हैं। ये सब सुनकर कोतोरी कहता है कि अगर वो सच में इतने बदमाश है, तो कोई और उन्हें हर्ट कैसे कर सकता है। इस पर मई कहती है कि इसी चीज की तो इन्वेस्टिगेशन करनी है। फिर तकाओ अचानक से रूम नंबर 702 के सामने रुक जाती है और वो काफी उदास भी लग रही थी। उसके बाद फिर वो लोग जैसे ही 703 की डोर ओपन करते हैं, तो वो बच्चे उनके ऊपर एक टॉय स्नेक फेंक देते हैं, जिससे वो डर जाते हैं। फिर आत्सुसी मई की स्किन कलर का मजाक उड़ाने लगता है और उससे कहता है कि क्या ये दूसरा डॉक्टर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो वो उसे मना कर देती है। वहीं ताकाओ सीधे खिड़की के पास जाकर उसे खोल देती है। तो वो बच्चा कहता है कि उसे बंद करो, हमें ठंड लग रही है। ये सुनकर ताकाओ उसे घूरती है और वो बच्चा तो डर ही जाता है। फिर ताकाओ खिड़की बंद करके वहां से बाहर निकल जाती है। तो कोतोई उससे पूछता है कि क्या तुम उन्हें एग्जामिन नहीं करोगी। इस पर ताकाओ कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी उनकी रिपोर्ट्स देख ली है। देन कोतोरी पूछता है तो फिर हम यहाँ क्यों आए थे। तो ताकाओ कहती है कि मुझे कुछ कंफर्म करना था। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन्हें डॉक्टर यमादा मिल जाते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि हम आज सुसी को परसों डिस्चार्ज करने वाले हैं। तो कोतोरी कहता है लेकिन हमें उनके अचानक से बीमार पड़ने का रीजन पता नहीं चला है। तो डॉक्टर यमादा कहते हैं कि हम उन्हें लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो फिर से बीमार नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी डिस्चार्ज से पहले हम उसे अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और ताकाओ अभी भी कहीं खोई होती है। फिर कोतोरी कहता है कि अगर उसे डिस्चार्ज मिल गया तो हम उसे एग्जामिन नहीं कर पाएंगे। तो वो कहती है कि फिर तो ठीक ही है, हम आराम से रह सकते हैं। और उसकी ये बात सुनकर मई और कोतोरी दोनों ही काफी कंफ्यूज होते हैं। फिर मई कहती है कि हमें उस रूम को चेक करना चाहिए जिसमें एंजल दिखी थी, और ये वही रूम था 702 जिसके सामने तकाओ रुक गई थी। फिर वो लोग उस रूम में जाते हैं और यहाँ पर मिकी नाम का एक बच्चा एडमिट था, जो कि सिर्फ 8 साल का था और उसे लास्ट स्टेज कैंसर था। और इसी बच्चे को एंजल दिखाई दे रही थी। फिर ताकाओ पूछती है कि एंजल कहाँ पर दिखी थी। तो मई उसे एग्जैक्ट प्लेस बताती है। दिन इतना जानने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तो बाकी दोनों फिर से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि टेक्निकली ताकाओ ने कुछ भी चेक नहीं किया था। तभी मई पूछती है
कि क्या आपको पहले से ही पता है कि यहाँ क्या हो रहा है? लेकिन ताकाओ बिना आंसर किए वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी मिकी वहाँ आ जाता है और वो ताकाओ को देखकर बहुत खुश हो जाता है। यहाँ डॉक्टर कुमा थोड़ा परेशान हो जाते हैं। फिर मिकी ताकाओ को हग कर लेता है और उससे बातें करने लगता है। लेकिन ताकाओ तो कुछ भी नहीं बोल रही होती है और बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और उसका हाथ भी कांप रहा होता है। और फिर वो लड़खड़ाते हुए वहां से दौड़कर भाग जाती है, जिससे मिकी काफी उदास हो जाता है और कहता है कि क्या वो मुझे भूल गई। तो बाकी लोग उसे कंसोल करते हैं। फिर मई उसकी पिक्चर बुक लेकर देखने लगती है, जो कि एक एंजल की स्टोरी थी। तभी मिकी कहता है कि मैंने रियल में एंजल को देखा है, वो मुझे हेवन ले जाएगी। जो सुनकर उसकी मॉम बहुत परेशान हो जाती है। वहीं आत्सुसी भी उन्हें देख रहा होता है और जैसे ही मिकी की मॉम उसे देखती है तो वो डॉक्टर से अपने रूम चेंज करने की रिक्वेस्ट करने लगती है। लेकिन वो बताते हैं कि अभी सिर्फ यही रूम अवेलेबल है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि कोतोरी मई से पूछते हैं कि उन बच्चों ने मिकी के साथ क्या किया है। तो वो बताती है कि एक बार उन लोगों ने उसकी टोपी ले ली थी और उसके गंजेपन का मजाक बनाने लगे थे। उसके बाद फिर मिकी की पिक्चर बुक अचानक से गायब हो गई थी, जो कि अगले दिन वहाँ के डस्टबिन में मिला। ये काम भी जरूर उन लोगों ने ही किया होगा, इसलिए मिकी उनके आसपास घबरा जाता है। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ डॉक्टर कुमा आते हैं और कहते हैं कि उन्हें नहीं मिलना चाहिए था। देन हमें मिकी और तकाओ की रिलेशनशिप का पता चलता है। 2 साल पहले मिकी इसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। तब तकाओ रेसिडेंट के रूप में काम करती थी और उसका अक्सर सभी से झगड़ा हो जाता था। लेकिन एक दिन चेकअप के दौरान उसने मिकी के पैर में कुछ निशान नोटिस किया। उसके बाद टेस्ट से पता चला कि उसे कैंसर था और फिर उसकी कीमोथेरेपी शुरू हो गई। एंड मिकी ताकाओ से क्लोज होने लगा। पहले तो ताकाओ काफी हेजिटेट करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो अक्सर टाइम निकालकर उसे मिला करती थी और उसने उसे एक टोपी भी गिफ्ट की थी, जो कि मिकी ने अभी तक संभाल कर रखी है। फिर कुछ दिनों के इलाज के बाद मिकी पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन इस साल के स्टार्टिंग में ही उसकी कैंसर फिर से लौट आई और इस बार उसका इलाज पॉसिबल नहीं है, इसलिए ताकाओ स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। दिन सीन शिफ्ट होता है और कोतोरी ताकाओ को देखने के लिए जाता है, जो कि फ्लोर पर बहुत ही उदास बैठी होती है। फिर वो अपने उस वक्त के बिहेवियर के लिए माफी मांगते हुए कहती है कि मेरा माइंड उस टाइम पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, मैंने मिकी की फीलिंग्स को हर्ट किया है। तो कोतोरी कहता है कि तुम्हें उससे जाकर मिलना चाहिए। फिर वो कहती है कि वो सिर्फ 8 साल का है और जल्दी ही मरने वाला है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मेरा दिमाग मेडिकल नॉलेज से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी ये किसी काम का नहीं है। तो कोतोरी उसे समझाता है कि तुम मुझसे बात कर सकती हो और उन्हें कंसोल कर सकती हो। इस पर ताकाओ कहती है कि अगर मैं उससे बात करूंगी तो उसे और भी ज्यादा हर्ट कर दूंगी, इसलिए मुझे उससे दूर ही रहना चाहिए। तो कोतोरी कहता है कि तुम उससे भाग रही हो क्योंकि ये तुम्हारे लिए पेनफुल है। ये नॉर्मल लोगों के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन तुम एक डॉक्टर हो और तुम्हें पेन हैंडल करना सीखना होगा। हम सभी लोगों को नहीं बचा सकते हैं, लेकिन चीजों को ऐसे ही छोड़ देने से कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, ना ही मिकी के साथ और ना ही उन 3 बच्चों के साथ। तो ताकाओ कहती है कि वो बच्चे बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। इस पर कोतोरी कहता है कि इसका मतलब तुम्हें पता है कि वहाँ क्या चल रहा है। लेकिन ताकाओ कुछ बताने के बजाय कोतोरी से अकेला छोड़ देने के लिए कहती है। वही फिर से शिफ्ट होता है और मिकी को फिर से वो एंजल दिखाई देती है और वो काफी खुश हो जाता है। वही मई ड्यूटी पर होती है। तभी वह आत्सुसी के रूम से कॉल आता है, जो मदद के लिए बुलाता है। तो डॉक्टर्स जल्दी से उसके पास जाते हैं, जहाँ आत्सुसी के हाथ में काफी पेन हो रहा होता है और फिर वो जमीन पर गिर जाता है, जहाँ उसकी धड़कनें भी रुक जाती है। तो मई उसे कंप्रेशर्स देने लगती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो जल्दी जल्दी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके बताएं कि आप किस प्लेस से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। सो बाकी के एपिसोड्स देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।